हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन एंड टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम यू कैन दिस इज अवर लिंक सो यू कैन जॉइन अवर चैनल ऑन टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट वीडियो पीडीएफ। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियोस, these are my credentials. My name is Asif Hussain. I'm a CHEC expert. I have done my MSc in chemistry and B.Ed. Apart from it, I have qualified all these exams and I have got 7 years teaching experience. So it was all about me, and in this today video we are going to discuss about the appointments and the form rejection. तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है आप सब लोग किसका वेट कर रहे हैं। आप सब लोग जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू डेट्स फॉर डिफरेंट रीजन्स, मतलब जितने भी, जैसे सबसे पहले भोपाल रीजन की बात कर लीजिए, भोपाल रीजन वालों की बात कर लीजिए, पुणे रीजन की बात कर लीजिए, या आप लोग बात कर लीजिए शिलोंग रीजन की बात कर लीजिए, और इसके अलावा बात कर लीजिए हैदराबाद रीजन की बात कर लीजिए। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक इनकी साइट्स पर ऑफिशियली कोई भी यहाँ ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जिसमें आप लोग की इंटरव्यू डेट्स डिक्लेयर कर दी गई हों, और अभी तक मैं और मेरी टीम पर्सनली इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही वो चीज़ें आएंगी सबसे पहले हम लोग आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे, ताकि आप लोग बिना देरी किए अपने इंटरव्यू के लिए बेस्ट होकर के प्रिपेयर होकर के जाएँ। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को पता है कल पटना रीजन वालों का इंटरव्यू होने वाला है, तो हम उनको अग्रिम बधाइयाँ देते हैं और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा और आई होप कि आप सब लोग अच्छे से कर करके सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब फिलहाल मैं आप लोगों के लिए जो आज की वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ आज हम लोग बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे, और अपॉइंटमेंट्स आप लोग की कब होने वाली है एनवीएस में उसकी बात करेंगे। कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जरा अभी 18 तारीख को, मतलब 18 सितंबर को आप लोग देख सकते हैं 18 सितंबर 2020 की डेट में सुबह मॉर्निंग का है ये 6:30 बजे का, और ये लिखा है 6 महीने बाद नवोदय व सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी, विशेष दिशा निर्देशों का किया जाएगा पालन। तो ये अमर उजाला की एक कटिंग है जिसके माध्यम से हम आगे चीज़ें आप लोगों को जरा थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि वाकई में दिमाग में चल क्या रहा है गवर्नमेंट के, और आप लोगों को कब से फाइनली यहाँ जा कर के ज्वाइनिंग करनी पड़ सकती है। जा कर के कहा हमने, आप लोग शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जा कर के मतलब आप लोग कैंपस में जब चले जाएंगे तब क्या होगा आपके साथ में, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको आपके साथ में डिस्कस करना जरूरी था। और वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इसमें वीडियो में आगे आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोगों को ये भी देखना होगा कि इस वीडियो में, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये फॉर्म रिजेक्शन की जो बात है वो सिर्फ ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए नहीं है। वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर, हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे रेगुलर पोस्ट के लिए, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मैटर है वो करता है आपकी परसेंटेज। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसमें कैसी परसेंटेज होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ 50% का क्राइटेरिया सुन रखा है, लेकिन उसको सुनने के बाद शायद आप लोग एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएं कि वाकई में, वरना फिर आप लोग बैठ करके कैलकुलेट करेंगे अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की परसेंटेज। तो बनिए रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस इसको कर रहे हैं, तो इसको कर लेते हैं। तो ये कहता है भाई, कोरोना महामारी के कारण मार्च से बंद नवोदय विद्यालय हो गए, सैनिक स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आवासीय स्कूलों को खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। पहले सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, पहले 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खोला जाएगा, उसके बाद 9th और 11th, मतलब सबसे पहले बोर्ड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और लेटर ऑन दे आर गोइंग टू, मतलब छोटे बच्चों से अभी कोई बात नहीं की जा रही है, छोटे बच्चों को बुलाने के ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद इन स्कूलों को खोला जाएगा। अक्टूबर आखिर और नवंबर में इन स्कूलों को खोलने की संभावना है। मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि अक्टूबर लास्ट वीक में, या फिर आप लोग ये मान के चलिए नवंबर फर्स्ट वीक में जो हमारे स्कूल्स हैं वो ओपन हो सकते हैं। और कंडीशन मतलब हो सकते हैं कि बात चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। बाकी जैसी कंडीशन होंगी उसके हिसाब से एक स्टेटमेंट बदलने में देर नहीं लगती है। आगे इस दिशा निर्देशों के तहत अक्टूबर नवंबर में खुलेगा स्कूल। अब इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि सरकार को अपना प्लान दिया है, और प्लान के तहत बोर्ड परीक्षा के छात्रों को क्लासरूम में हॉस्टल तक सामाजिक दूरी के नियमों का, मतलब आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए क्या करना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, बच्चों को पढ़ना है और टीचर्स को पढ़ाना है। छात्र शिक्षक कर्मियों का होगा कोविड टेस्ट। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि जिस दिन आप लोग क्या करने के लिए जाएंगे, इनके कैंपस को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, तब स्कूलों को खोलने से पहले छात्रों और शिक्षकों का, यानी कि सारे के जितने भी वहाँ पे जितना भी स्टाफ है, ऑल ओवर द स्टाफ, सबका कोविड-19 टेस्ट होगा। और इसी रिपोर्ट के आधार पर आप कैंपस में दोबारा लौट सकेंगे, मतलब जितने रेगुलर टीचर्स हैं वो, और अगर जितने आप लोग अपॉइंट होकर के जाने वाले हैं वो, उन सबका कोरोना टेस्ट होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कैंपस से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, कोई भी बाहरी व्यक्ति कैंपस में नहीं आ सकता। मतलब आप समझ लीजिएगा कि एक बार अगर आप लोग कैंपस के अंदर चले गए तो उसके बाद फिर कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आएगा, और आप
घर नहीं जा पाएंगे। कहने का मतलब ये है, और घर जाएंगे तो उसके बाद फिर से आपका कोरोना टेस्ट होगा, मतलब फिर से वही प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। तो चलिए ये तो बात हुई हमारी इसकी कि आप लोगों को कोविड टेस्ट होगा या नहीं होगा, वो तो जब की तब देखेंगे जब आप लोगों का अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में आपके स्कूल खुलेंगे और आप लोग फिजिकली क्या जा पाएंगे, स्कूल जा पाएंगे। और उससे पहले की अगर हम लोग बात कर लें, अगर ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाती है तो हम जहाँ तक हमारा मानना है मोस्ट प्रोबेबली कि आप लोग का सेकेंड वीक तक अक्टूबर के सबके रिजल्ट आ चुके होंगे और सबको पता चल चुका होगा किसका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है। आगे बात कर लें, खेल कूद और प्रार्थना सभाएं नहीं होंगी, तो मतलब ये भी ये कहना चाहते हैं भाई कि जितने भी गेम्स पीरियड है वो नहीं होने वाले हैं। मॉर्निंग असेंबली नहीं कंडक्ट कराई जाएगी, मतलब और इसके अलावा हॉस्टल में भी यहाँ पे लिख रखा है, हॉस्टल में भी एक कमरे में 2 ही छात्र होंगे। मतलब जो हॉस्टल सिस्टम चलता है आप लोग को पता है एनबीएस में, और जितने भी हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं जहाँ पे लोग हॉस्टल सिस्टम चलता है, वहाँ एक रूम में केवल 2 ही स्टूडेंट होंगे। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ फिलहाल हो जाती हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट है हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया ताकि आप लोग जाने से पहले ये सारी की सारी चीज़ें दिमाग में रखें, ताकि आप लोग अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें और अपने आप को हेल्दी रखें, ताकि आप लोग को जब ज्वाइनिंग मिले तो आप लोग गलती से भी कोरोना पॉजिटिव ना आ जाएं। चलिए आगे बात कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ है फॉर्म रिजेक्शन कोर्स। तो जितने लोग, काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई हमारे पास कि सर क्या हम सब लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो गाइस जिनके ऊपर मैं ये सिंपल सी बात समझाता हूँ, जहाँ पे भी इंटरव्यू जिन पोस्ट के लिए कंडक्ट होने के लिए जा रहे हैं, आप लोग इंटरव्यू में बैठने का आप सबको मौका मिलेगा, बशर्ते कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो जाए। अब फॉर्म रिजेक्शन के जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, उसके साथ डिस्कस करेंगे। और कुछ स्पेशल थिंग्स भी हैं। ये तो फिलहाल मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये तो फिलहाल मैं यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है ये रेगुलर पोस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप लोगों को पास में इतनी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है तो आप लोग एनबीएस और केवीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इनकम्प्लीट फॉर्म्स। तो इनकम्प्लीट फॉर्म्स मतलब कहने का ये है कि जितने लोगों ने अपने फॉर्म फिलअप किए हैं और वो किसी प्रकार से इनकम्प्लीट है, मतलब उनके द्वारा दी गई जानकारी अगर अपूर्ण है, तो आप लोग को पता है कि कभी भी इनकम्प्लीट फॉर्म सेलेक्ट नहीं होते हैं। चाहे आपके पास कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आप लोग को इंटरव्यू में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात कर लें फॉर्म्स विदाउट साइन। मतलब कुछ लोग तो क्या कर लेते हैं, सारी की सारी चीज़ें कर ली, बस क्या करना भूल गए, वो लोग सिग्नेचर करना भूल गए अगर फॉर्म में। अगर ऐसी गलती आप लोग कर बैठे हैं तो भी आपका फॉर्म क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं ओनली गूगल फॉर्म्स। तो आप लोग को पता है कि ये जो आप लोग की एनवीएस की जो तुम्हारी क्या चल रही है, रिक्रूटमेंट चल रही है, इसमें आप लोगों को पता है गाइस कि आप लोगों को एक तो हार्ड कॉपी डाउनलोड करके इसको फिलअप करना है। हैदराबाद रीजन की बात नहीं करेंगे, हैदराबाद रीजन ने कोई भी हार्ड कॉपी को डाउनलोड करने का गाइडलाइंस नहीं दी। उनका जो फॉर्म जनरेशन होता है वो सिर्फ ऑनलाइन ही था। आप लोग वहाँ जा करके फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी आपके पास में, जैसे आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। और दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखिएगा, इसके जितने भी एनवीएस हैं, जितने भी रीजन हैं, उन सबके फॉर्म्स अलग अलग थे, उन सबका क्राइटेरिया अलग अलग था, उन सबके जो फॉर्म का फॉर्मेट था वो भी अलग अलग था। तो इस तरीके से जो उनकी सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है, कोई कहीं पे कोई गूगल क्लासरूम में ले रहा है, कोई गूगल मीट पे क्या कर रहा है, इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है, किसी की बात कर लें तो कोई व्हाट्सएप के थ्रू इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है। तो मतलब अलग अलग रीजन का अलग अलग है हिसाब किताब। मतलब कहने का ये है कि जो वर्चुअल ही इंटरव्यू होगा, फिजिकल इंटरव्यू किसी का भी नहीं है। तो सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए कि आप लोगों ने गूगल फॉर्म्स तो सब में कॉमन था, आप लोगों ने सबने गूगल फॉर्म्स को फिलअप कर लिया होगा और उसमें जो दी गई जानकारी होगी वो आप लोगों ने ठीक से फिल कर दी होगी। और अगर सिर्फ आप लोगों ने गूगल फॉर्म भर करके छोड़ दिया है और इसके अलावा आगे की प्रोसेस नहीं की है, मतलब आपने हार्ड कॉपी को वहाँ पे सबमिट नहीं किया है, तभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे क्लस्टर की साइड पे पुणे रीजन की बात कर लें तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर क्लस्टर की साइड पे भी आप लोगों को अपनी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेंड करना था। बाकी के दूसरे क्लस्टर्स की बात कर लें तो सबका क्राइटेरिया अलग अलग था। सब में ये एटलीस्ट गूगल फॉर्म के अलावा भी क्या करना था, आप लोगों ने एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करके फॉर्म को फिलअप करना था। नॉट एलिजिबल मतलब कहने का ये है कि अगर आप लोग एलिजिबल नहीं है, मतलब आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपकी परसेंटेज की मायने में बात कर लीजिए, या आप सीटेट के क्राइटेरिया को भी अगर मैं इसमें शामिल कर लूँ कि आप लोगों के पास सीटेट नहीं है, हम बात कर रहे हैं किसकी, टीजीटी की बात कर रहे हैं, और आप लोग की बात कर रहा हूँ मैं एफसीएसए की बात कर रहे हैं। इन 2 पोस्टों के ऊपर अगर आप लोगों के पास में सीटेट की क्वालिफिकेशन नहीं है, तभी भी मतलब एलिजिबल नहीं है आप लोग किसी तरीके से, तो आपके फॉर्म रिजेक्ट किए जा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है वो है हमारा परसेंटेज मैटर। अब मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ और इतनी देर से इसके ऊपर एम्फोसिस क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे वजह ये है गाइस। तो वजह क्या है गाइस, तो जो आप लोगों ने पता है कि आप लोगों को पता है, मैं बात कर लूँ किसकी, अगर मैं पीजीटीज़ की बात कर लूँ तो पीजीटी लेवल पर आप लोग को पता है कि 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल आईने की तरह क्लियर होता है कि आपके अगर पीजी में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें अगर आप लोगों के 50% मार्क्स हैं तो दैट्स ओके।
और अगर मैं बात कर लूँ यहीं, अगर हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम लोग टीजीटी की बात करेंगे, तो टीजीटी में बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। टीजीटी में आप लोगों को लगता है कि ओवरऑल 50% होनी चाहिए, मतलब आप लोगों के सारे सब्जेक्ट मिला करके अगर आपकी 50% है तब आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहीं पे आप लोगों को पॉइंट समझना होगा। कैसे समझना होगा, चलिए उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। और जरा टेबल के ऊपर ध्यान दीजिए, ये किसी ना किसी क्लस्टर में आप लोगों को देखने मिल जाएगी, किसी ना किसी रीजन की एक टेबल है, वहीं से हमने इसको सेलेक्ट किया है। फिलहाल मैं साइंस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो फिलहाल हम बात कर लें अगर बीएससी की, तो अगर आप लोग बीएससी के हैं और सब्जेक्ट्स मैंने कॉमनली ले रखे हैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये जनरली इस बीएससी के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, लगभग सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग टीजीटी मैथ्स के लिए सपोज दैट क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी मैथ्स के लिए, तब गाइज आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी होगी कि आपके जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है, सेकंड ईयर की परसेंटेज है मैथ्स की, और जो थर्ड ईयर की परसेंटेज है, इन तीनों का एग्रीगेट मिला करके ओवरऑल एवरेज निकाल करके 50% होना चाहिए। वन थिंग। सेकेंड, इसके साथ साथ आप लोगों का केवल नॉट ओनली मैथ्स, इसके अलावा ये मैटर करता है आप लोगों का फिजिक्स भी। सेम कंडीशन है किसके साथ, फिजिक्स। मतलब आप लोग टीजीटी मैथ्स के लिए तब एलिजिबल हैं जब आपके पास मैथ प्लस फिजिक्स दोनों में मिला करके तीनों साल कितने परसेंट आती है आपकी, 50% से कम लीस्ट 50%, मैक्सिमम कितनी भी 100% तक हो सकती है। तो 50% अगर आप लोगों के पास में परसेंटेज है आप लोगों के पास ग्रेजुएशन में, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे बीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं बीए की बात कर लूँ, तो उसमें भी जो आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, टीजीटी के लिए जिसके लिए भी आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसमें आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे टीजीटी मैथ्स के लिए मैथ्स और फिजिक्स दोनों काउंट करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। मतलब ये यहाँ पे मैं इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पे अलग अलग 50% नहीं चाहिए, ओवरऑल तीनों साल में मिलाकर के आप लोगों के अलग अलग उन दोनों सब्जेक्ट्स में 50% होने चाहिए। और ओवरऑल ग्रेजुएशन में अगर फिर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके 49% थे मैथ्स में, यहाँ पे अगर आप लोग बात कर लीजिए कि यहाँ पे भी आप लोगों के 42% थे, लेकिन आपकी केमिस्ट्री में आप लोगों के कितने आ जाते हैं, 70% आ जाते हैं, और आप लोगों का जो रिजल्ट बन जाता है वो उसके हिसाब से क्या बन जाता है गाइस, आप लोगों का 50% से अबव बन जाता है। 50% से क्या हो जाता है, अबव हो जाता है, तब आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तब आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। और अगर ऐसा है गाइस, तो आप लोगों को फिर दोबारा से चीजें करनी पड़ेंगी। आप लोग ये मैथ्स के लिए मतलब टीजीटी मैथ्स के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है। आपके अगर मेन सब्जेक्ट में 50% नहीं है, लेकिन आपके ओवरऑल ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर आ जाते हैं, मेन सब्जेक्ट्स में नहीं है, तब आप लोग के इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराए जा सकते हैं। मैं आप लोग को बता रहा हूं, अगर आपने भले ही पेपर निकाल लिया है, तो उन लोगों को इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट नहीं होते, उनको इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाता है जिन लोगों के मेन सब्जेक्ट में 50% मार्क्स नहीं होते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, शेयर करना था। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए हम आप लोगों के लिए पूरी डिटेल एनालिसिस लेकर के आए, ताकि ये जो चीज़ें हों आप लोगों के लिए काम आ जाए, आप लोगों को ये जानकारी, और आप लोग अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएँ इसके हिसाब से, और देख लें कि जो आपकी जो मेन सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में उसके अंदर 50% मार्क्स हैं या नहीं। बात पीजीटी की नहीं कर रहे, पीजीटी में आप लोग समझते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों के 50% मार्क्स होते हैं, उसमें अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, उसमें आपके 50% है, देयर इज नो हार्म। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग टीजीटी की बात कर रहे हैं। बड़ा ही ग्रेट कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कंडीशन इसके साथ ऐसी है। तो आई होप कि आप लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और तो गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। आप लोग को इस चैनल पर निश्चित रूप से ही मदद मिलेगी भविष्य में, और अपने दोस्तों को भी बोलिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आप लोगों का कोई भी पैसा नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और अपने करियर से रिलेटेड कोई भी आप लोग की क्वेरी हो, तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।